नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को तापघात की समस्या से बचाने के उपाय। आंवले के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ ही गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इनसे अधिक दूध उत्पादन तभी संभव है जब इनका प्रबंधन मौसम के मुताबिक किया जाए। चूंकि इस समय अपने राज्य में प्रचंड गर्मी पड़ चुकी है, ऐसे में पशु में तापघात होने की संभावना रहती है। तो पशुपालक अपने पशु को लू के प्रकोप से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं राजकीय पशु चिकित्सालय जयपुर के डॉक्टर रतनलाल यादव से। समय जो मई जून का समय होता है काफ़ी गर्मी वाला होता है, इसमें टेम्परेचर भी हाई रहता है। अमूमन यहाँ राजस्थान में तो 50 के लगभग टेम्परेचर चला जाता है, अबव भी हो जाता है। तो इस समय अपने पशुपालक भाई पशुओं को बचाने के लिए या गर्मी से बचाने के लिए, हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए साधारण से जो घरेलू तरीके हैं वो अपना सकते हैं। उसमें पशुओं को छायादार या पेड़ों के नीचे बांध सकते हैं, टाटी के सरकंडे लगा सकते हैं और बारदाने की जो बोरियां होती हैं उनको भिगोकर भी हवा के विरुद्ध लगा सकते हैं, जिससे पशु को गर्मी से बचाया जा सकता है। पशु को बार बार पानी पिलाए, हरा चारा खिलाए, जिससे पशु को हीट स्ट्रेस में बचाया जा सकता है, जिससे पशुपालक को काफ़ी आर्थिक और प्रोडक्टिव हानि से बचाया जा सकता है। उसमें पशु कमज़ोर हो जाता है तथा पशु का जो दूध उत्पादन हुआ है वो भी आधे के बराबर रह जाता है, जिससे पशुपालक को काफ़ी आर्थिक हानि होती है। जिससे घरेलू नुस्खे अपनाकर वो पशु का दूध अपनी आर्थिक हानि से बचाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में काफी दिक्कतें आती हैं। हीट स्ट्रेस के कारण जब पशुओं के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102.8 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, तब पशुओं के शरीर में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। भैंसों एवं गायों के लिए थर्मो न्यूट्रल जोन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। हीट स्ट्रेस के दौरान पशुओं में दिखाई देने वाले लक्षण इस प्रकार से हैं। पशु हाँफने लगता है, पशु के मुंह से लार गिरने लगती है, पशु की आंखें लाल हो जाती हैं, पशु की नाड़ी तेज गति से चलने लगती है, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, उसके नाक से खून आने लगता है। पशुओं को लू लगने से होने वाले नुकसान। पशु के दुग्ध उत्पादन में 10 से 25% की गिरावट दर्ज की जाती है। दूध में वसा के प्रतिशत में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली में भी कमी आ जाती है। किसान भाई इस समय जो कोरोना काल चल रहा है इसके अंदर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूध के बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और ऊपर से जो गर्मी की मार पड़ रही है इससे भी पशुपालकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो जो इस दोहरी मार से बचने के लिए किसान भाई इस वैश्विक महामारी के दौर में जो दोहरी मार हो रही है, एक तरफ जो हीट स्ट्रेस जो तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इससे भी पशुओं का काफ़ी दूध उत्पादन कम हो रहा है और एक तरफ उचित मूल्य नहीं मिलने से भी नुकसान हो रहा है। गर्मियों में पशुओं को स्वस्थ रखने एवं उनके उत्पादन स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए पशुओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। गाय भैंसों को तापघात से बचाने के लिए पशुपालकों को कुछ जरूरी उपायों को अपनाना चाहिए ताकि पशुओं को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। वे इस प्रकार से हैं। पशुओं को दिन के समय तेज धूप से बचाएं, उन्हें तेज धूप में चराने न ले जाएं। पशुओं को बांधने के लिए छायादार और हवादार स्थान का ही चयन करें। पशुओं को ताज़ा एवं स्वच्छ पानी दिन में कई बार पिलाएं। पशुओं को हरा चारा और खनिज मिश्रण खिलाएं। पशुओं के आवास में खिड़कियों और दरवाजों पर टाट या जूट के पर्दे लगाएं। यदि संभव हो तो डेयरी शेड में दिन के समय कूलर, पंखे आदि का इस्तेमाल करें। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। अधिक गर्मी की स्थिति में पशुओं के शरीर पर पानी का छिड़काव करें। यदि पशुओं में असामान्य लक्षण नजर आते हैं तो नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर पशु का इलाज करवाएं। तो इसमें से आप किसान जो घरेलू नुस्खे अपनाकर
सरकंडी वगैरह हरा चारा खिलाकर उसको छायादार पेड़ों के नीचे बांधकर बार बार पानी पिलाकर जो एक तरफ का जो घाटा है, जो मोटा मोटी जो नुकसान होता है, उससे बचाया जा सकता है। इसके लिए किसान भाइयों से मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि वो पशुओं को छायादार पेड़ों के नीचे रखे, हवा के विरुद्ध वाले स्थान पर रखे, जिससे लू की चपेट में जानवर आने से बच सके और पशु का जो दूध उत्पादन है वो कम होने से बचाया जा सके, जिससे किसान भाइयों को एक तरफ से काफ़ी फायदेमंद रहेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आंवला की बागवानी अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और इन बागों से अच्छी फलत मिले, इसके लिए आपको बाग में इस समय किए जाने वाले जरूरी कुछ कार्यों को करना है। तो इस समय आंवले के बाग में कौन कौन से कार्यों को कैसे करें, जिस पर अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव। यह आंवले का बगीचा मेरा करीब 15 साल पुराना बगीचा है। इसमें सस्य कार्य जो करते हैं हम, पुरानी जो आंवले की तुड़ाई है उस तुड़ाई होने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। नई फसल की जो तैयारी की जाती है वो इसमें सबसे पहले होता है फरवरी में इसकी निराई गुड़ाई करते हैं, जो वीड्स वगैरह है उनको निकालते हैं। आंवले के बागों में अक्सर अनचाहे खरपतवार उगाते हैं जो पौधों से खाद पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इतना ही नहीं, ये खरपतवार कीट और रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि बागवान भाई समय समय पर बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालते रहें। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और आने वाले समय में अधिक आंवले के फल मिलेंगे। किसान भाइयों, आंवले के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो आंवले के बाग में बागवान कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें, चलिए यह भी जान लीजिए। जो गोबर की खाद है वो करीब 50 किलो प्रति पौधे के हिसाब से गोबर की खाद डालते हैं, और उसी में हम सुपर फास्फेट, पोटास और यूरिया और माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह मिक्स करके उनको जमीन में मिला दिया जाता है। इसकी मात्रा जहाँ तक है तो हम 800 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से सुपर फास्फेट लेते हैं, करीब 250 ग्राम हम पोटास की मात्रा लेते हैं और 250 ग्राम हम यूरिया की मात्रा लेते हैं। इन सबको मिक्स करके हम पौधे के चारों तरफ जहाँ तक इनका जो जड़ें होती हैं उनके आसपास के एरिया में इसको मिट्टी में मिला देते हैं। जब इसके पत्ते वगैरह जो बढ़ते हैं उनके लिए धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन खाद थोड़ा सा इसमें देते रहते हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रेंट्स वगैरह का भी इसमें स्प्रे करते हैं, जिसमें मुख्यतः बोरोन की मात्रा अधिक हो। बोरोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब जब इसके फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट होती है, तो फ्लावर सेट होने में और फ्रूट को दाग धब्बे से मुक्त रखने के लिए इसमें बोरोन की मात्रा विशेष रूप से हम देते रहते हैं। जहां चाह वहां राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ये किसान भाई, जो कम पानी की उपलब्धता वाले स्थान पर आंवले की बागवानी करके कई वर्षों से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो ये किसान भाई सिंचाई जल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। उसके बाद में इसके ऊपर हम ड्रिप लगा देते हैं, जहाँ पर हमने ये खाद वगैरह चलाई है मिलाई है, उसके ऊपर हम ड्रिप लाइन लगा देते हैं और ड्रिप से ही पूरे पौधों की सिंचाई होती है। और इसके बाद में जब बगर आता है मार्च और अप्रैल में जब बगर आता है तो इसमें तब तक हम इसमें पानी नहीं देते हैं, और जब बगर की पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं उसके बाद में हम इसमें धीरे धीरे पानी देना स्टार्ट करते हैं। शुरुआती पानी हम बहुत कम मात्रा में देते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाते हैं, और जब गर्मियाँ अपने पीक पर होती हैं मई जून में, तब इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बरसात के मौसम में फिर पानी की ज़रूरत कम होने लगती है। आज के समय में आंवले का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में समय रहते जो बागवान कीट रोग नियंत्रण के सही उपायों को अपनाते हैं, उनका बाग कीट रोगों के प्रकोप से बच जाता है और उन्हें अधिक फलों का उत्पादन मिलता है। तो ये बागवान भाई कैसे करते हैं आंवले के बाग की सुरक्षा, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। बरसात के मौसम में
इसमें थोड़े कीटाणु वगैरह मिलीबग वगैरह की शिकायत आ जाती है, तो उसके लिए भी हम इसमें स्प्रे वगैरह का 1-2 करते रहते हैं। उसमें ज़्यादातर हम जैविक का काम में लेते हैं, जैसे नीम पत्र है, आक के पत्तों का रस वगैरह है, उनको काम में लेते हैं। उसके फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं होता तो फिर रासायनिक दवाइयों पर हम जाते हैं, तो एक आधा स्प्रे करना पड़ता है रासायनिक का। तो उसके लिए भी हम इसमें प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन वगैरह या कुनालफास वगैरह का स्प्रे देते रहते हैं, तो उसमें रोग मुक्त रहते हैं फसल। इसमें पानी की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है आंवले को, तो आंवले की फसल हमारे लिए फायदे का सौदा है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम विभाग, भारत सरकार और कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा भेजी गई कृषि मौसम रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि किसान खरीफ फसलों की बोनी के लिए खेत की तैयारी करें और जरूरी कृषि आदान जैसे उत्तम बीज, खाद, कृषि रसायन आदि की व्यवस्था करें, ताकि मानसून के आते ही फसलों की बोनी समय पर की जा सके। बीटी नरमा कपास में प्रथम सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें। सिंचाई के साथ 27 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से दें। बत्तर आने पर त्रिपाली चलाएं। अमेरिकन कपास की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें। सिंचाई के साथ 22 किलो यूरिया प्रति बीघा टॉप ड्रेसिंग करें। सिंचाई के बाद विरलीकरण करके पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बत्तर आने पर निराई गुड़ाई करें। यदि बीटी नरमा कपास में सफेद मक्खी दिखाई दे तो खेतों का नियमित निरीक्षण करें और फसलों पर नीम आधारित दवा का छिड़काव करें। गन्ने की फसल में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। सिंचाई के साथ में 27 किलो यूरिया प्रति बीघा जून के माह में दें। फसल को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपाइरिफॉस से 1.25 लीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई जल के साथ दें। फसल में यदि अगेता तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई दे तो फ्यूरोडॉन 3% कण 6 किलो प्रति बीघा की दर से गोभी में डालें। ग्वार की बिजाई का समय चल रहा है। बिजाई के लिए RGC 936, 986, 1002, HG 365, HG 563, HG 2 से 20 आदि किस्मों का प्रमाणित बीज प्रयोग करें। किन्नू के बाग में बूंद बूंद सिंचाई पर लगे हैं, उनमें 1 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। किन्नू के बागों में फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल छिड़काव करने से फल गिरना रोका जा सकता है। किन्नू में रस चूसने वाले कीड़ों की रोकथाम के लिए मिथाइल डिमेटोन 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जिन किसान भाइयों को नींबू वर्गीय फलों के नए बाग लगाने हैं वो इसकी अभी से तैयारी शुरू करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव इचोली, जिला भरतपुर से श्याम सुंदर जी ने। आप गाजर घास के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो श्याम सुंदर जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गाजर घास यानी पार्थेनियम को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों जैसे कांग्रेस घास, सफेद टोपी, चटक चांदनी, गंधी बूटी आदि से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नाम पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस है और एक पौधे में से 1500 से लेकर के 5000 बीज का उत्पादन होता है और ये बहुत तेजी से बढ़ता है और काफ़ी क्षेत्र को आच्छादित कर लेता है। पहले तो ये सड़क के किनारे और रिहायशी एरिया और बगीचा, स्कूल के मैदान में मिलता था, लेकिन ये अब धीरे धीरे अपना पैर जो है फसल के खेत में फैलाने लगा है और फसल को काफ़ी उससे क्षति होती है। इससे जो है पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और आदमी और जानवर के स्वास्थ्य
को हानि भी पहुंचाता है। पार्थेनियम से दमा की बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी और हाई फीवर भी होता है। यदि जानवर इसको ज़्यादा खा ले तो वो जानवर मर भी सकता है और दो जानवर का जो है थनैल बीमारी जो है वो भी होता है। किसी फसल में यदि इसका प्रभाव आ गया है तो ये 15 से लेकर के 80% तक फसल का उत्पादन में क्षति ला सकता है। किसान भाइयों, अपने देश में हानिकारक खरपतवार गाजर घास के कारण फसल उत्पादन में भारी गिरावट के साथ साथ इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य तथा पशुओं में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। गाजर घास की गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि इसके नियंत्रण के लिए सटीक तरीकों को सामूहिक रूप से समय पर अपनाया जाए, जो इस प्रकार से हैं। इसके लिए हम लोग जो है फूल आने के पहले इसको उखाड़ करके और या तृणनाशी दवा का उपयोग करके नियंत्रण करना आवश्यक रहता है। हाथ में ग्लव्स पहन करके और उसको उखाड़ करके फेंकते हैं जहाँ भी रहे। और केमिकल विधि में जिस फसल का रहता है उसमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उससे इसका नियंत्रण जो अनुशंसित तृणनाशी दवा है उसका उपयोग करते हैं, जिससे इसका नियंत्रण होता है। अलग अलग फसल में अलग अलग तृणनाशी दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग पार्थेनियम अवेयरनेस वीक पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। यह 16 से 22 अगस्त के बीच में प्रत्येक साल मनाया जाता है। पार्थेनियम का ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, वहाँ गेंदा का फूल, कैसिया तोड़ा, कैसिया सिरसिया सबका पौधा भी लगाते हैं वहाँ वो। और इसको उखाड़ करके इससे इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है और जो हार्मफुल है उसको यूजफुल वेस्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गांवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। गाजर घास को जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल, जिसे जाइग्रोग्रामा बाइकोलाराटा नामक कीट छोड़ने से इस घास पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मक्का की उन्नत बुवाई तकनीक, अनार की सघन बागवानी से किसानों को होगा फायदा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18
अन्नदाता राजस्थान @NW18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।